अपने साथ सुलाती और गर्मी में भी मेरे ऊपर रिजाई डालकर कहती, शरीफ लड़कियां रिजाई ओढ़कर सोती हैं। जब कभी मैं गुस्सा करती तो कहती, जो लड़कियां रात रिजाई नहीं ओढ़ती बदनाम हो जाती हैं। जबकि घर में दूसरी बहनें बिना रिजाई के सोती और अम्मा उन्हें कुछ न कहती। जब मैंने महसूस किया कि अम्मा रोज रात रिजाई हटाकर मेरी नाफ में कलौंजी का तेल डालती हैं और अब मेरा पेट उभरने लगा है, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई जब एक रोज अम्मा साथ दाई को लाई। और मेरा नाम रुमैसा है, मैं एक टीचर हूँ। मैं रोज स्कूल पैदल जाती थी, करीब ही था, चौक से गुजरकर स्कूल पहुंच जाती थी। कई दिनों से मैं उसी एक रास्ते से गुजरती थी तो गली में एक बड़े बालों वाला अजीब मशकूक लेकिन हीरो जैसा लड़का, जिसकी उम्र कोई 25 साल होगी, सिगरेट हाथ में लिए खड़ा मुझे घूरता रहता था। मैं मुसलसल उसे इग्नोर करती और गुजर जाती, लेकिन मैं गली में जैसे ही दाखिल होती दूर से मेरी नजर उस पर पड़ती और मेरे दिल में एक उलझन पैदा हो जाती। अब मैं दुआ करती थी कि वो गली में मौजूद ही ना हो ताकि मैं खामोशी से चली जाऊं। मुझे अक्सर महसूस होता कि जैसे मेरे आने के इंतजार में होता था। मैं उसको गली में नजर आती तो वो मुस्कुराने लगता था। मुझे डर और उलझन की वजह से अक्सर उसकी मुस्कुराहट खौफजदा कर जाती। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचने लगती तो वो भी मेरे पीछे पीछे चलने लगता। मैं तो रफ्तार को बढ़ा दिया करती थी कि जल्दी गुजर जाऊं। गली में चूंकि खामोशी की वजह से मुझे उससे डर भी लगता था कि कहीं वो मुझे नुकसान ही ना पहुंचाए, इसीलिए जल्दी निकलने की कोशिश करती। एक दिन उसने पीछे से आवाज दी, कभी बात ही सुन लो। बस मैं इतनी बात ही सुन पाई और बाकी जुमला मुकम्मल होने से पहले ही निकल गई। मुझे अब उससे डर लगने लगा था। मुझे ये भी डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बातें बनेगी। एक दिन उधर से गुजरते हुए मेरा परस हाथ से गिर गया। मैं जरा आहिस्ता हुई तो उसने आवाज दी, मेरी बात सुन लो उस्तानी जी। मैंने गुस्से में उसे देखा और इर्द गिर्द भी देखा। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो कहने लगा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सोचा कि जो बात है उससे पूछ लूं ताकि बात खत्म हो जाए और आइंदा ये मुझे यहाँ नजर भी ना आए। मैंने कहा, ठीक है, मैं वापसी पर बात करती हूँ, और आगे बढ़ गई। स्कूल से वापसी पर वो उधर मुझे गली में नजर आया। मुझे देखते ही मेरे साथ चलने लगा और कहा, हम ज्यादा लंबी बात इस तरह नहीं कर सकते। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। वादा करता हूँ तुम कहोगी तो उसके बाद बात भी नहीं करूंगा। मैंने हामी भर ली। रात को उसकी कॉल आई। उसने कहा कि उसने मैट्रिक और 12वीं जमात के इम्तहानात नुमाया नंबरों से पास किए थे और फिर कॉलेज में दाखिला मिल गया। घर वाले इस बात पर राजी नहीं थे कि मैं गांव छोड़कर शहर चला जाऊं। एक तो उनके साथ खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था और दूसरी बात ये कि वो मेरे तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे दादा की जिद थी कि मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊं और उनके ख्वाब पूरे करूं। मेरी माँ और बहन ने अपना जेवर बेच दिया और मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया। मैं 1 साल कॉलेज में ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ दोस्तों के साथ ऐसा लगा कि पहले सिगरेट, फिर लड़कियों से दोस्ती और फिर एक से बढ़कर एक आवारा आदत लग गई। घर से कॉलेज फीस वगैरह के लिए जो पैसे आते तो वो बस अय्याशियों में खर्च हो जाते। वक्त गुजरता गया, हर साल मैं फेल होता रहा। मैं पढ़ाई में तो आगे न बढ़ सका, लेकिन बुरी आदतों की वजह से आखिरकार मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। घर में भी सबको पता चल गया। मैंने उनके ख्वाबों का क्या सोचना था, अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहा था। अब मैं बस जिंदगी कभी इस गली में तो कभी उस गली में लड़कियां देखता गुजारता हूँ। लेकिन जब से तुम्हें देखा मुझे लगा मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा इंसान बनना है। मैंने हैरानी से उस अजनबी की कहानी सुनी। एक लम्हे को लगा कि उसे कहूँ कि ये तो उसका मसला है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मेरी वजह से ये सुधर जाए और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके तो साथ देने में क्या हर्ज है। मैं कौन सा उसके साथ रुखसत हो रही हूँ या प्यार मोहब्बत में साथ जीने की कस्में खा रही हूँ। मैंने कहा, अपनों की मोहब्बत बेलौस होती है, इस चीज से निकलने में मैं आपकी मदद करूंगी। आप पहले एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो क्या हुआ, अब तो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तालीम अधूरी रह गई तो क्या हुआ, कोई हुनर सीखें और आगे बढ़ें। जो गुजर गया उसे भूल जाएं, आने वाले वक्त के लिए कुछ अच्छा सोचें। वो अजनबी जिसका नाम अली था कहने लगा, अच्छा सोचा है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए खुद को जरूर बदल लूंगा। और कॉल कट गई। मैं हैरान थी, मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी ही मुसीबत की मारी लड़की से हुई। वो बहुत रो रही थी, मुझे उस पर तरस आया। वो खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की थी। मैंने उससे रोने की वजह जानना चाही थी। मैंने उसे 2-3 बार प्यार से पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया। सुर्ख आंखों से मुझे देखने लगी। मैं उसे वहां तन्हा नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए अपने साथ हॉस्टल ले आई। उसे कहा कि वो मेरे साथ इस हॉस्टल में रह सकती है। ये टीचर्स के लिए बनाया गया था। जो टीचर्स दूर से आती थी वो यहाँ रहती थी और छुट्टी के दिनों में वापस घर जाती थी। मैंने पूछा, और कुछ चाहिए तो बता दो। कहने लगी, मैं ऐसी जगह पर रहना चाहती हूँ जहाँ ज्यादा शोर ना हो, वरना उनकी बातों की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, बेफिक्र रहो, यहाँ शोर कोई भी नहीं चाहता, मगर यहाँ कोई बेड फिलहाल खाली नहीं है। वो कहने लगी, मैं फर्श पर बिस्तर लगा लूंगी, मुझे अच्छा लगता है फर्श पर सोना। मैंने कहा, ठीक है, जब तक कोई और इंतजाम नहीं होता तुम यहीं पर सो जाओ। और उससे पूछा कि कितना पढ़ी हो। उसने कहा,
बस FA पास हूँ। मैंने उसे चाय और फिर खाना भिजवा दिया और वो खाकर सो गई। मैं सुबह 7:30 बजे निकलती थी। उससे कहा कि वो अपना ख्याल रखे और कोई मसला हो तो चौकीदार को बता दे, वो मुझे आकर बता देगा। उसने कदरे खुशमिजाजी से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं। वो गैर थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में मुझे अपनी सी लगने लगी थी। वापसी में उसके साथ बातें करती और अच्छा वक्त गुजरने लगा था। उसने मुझे कहा, रुमैसा अपने बारे में कुछ बताओ, तुम तो मेरे बारे में फिक्रमंद रहती हो। मैंने कहा, मेरी वालदा एक स्टोर के लिए बिस्किट और बच्चों की खाने पीने की चीजें पैक करती थी, जिसमें हम बहन भाई उनकी मदद करते थे और केरियों के मौसम में अचार डालकर स्टोर पर दिया करती थी। मैं बड़ी हूँ तो मुझसे मेरी माँ को और मेरे बहन भाइयों को बहुत उम्मीद थी कि मैं उनका सहारा बनूंगी। मेरा एक ही भाई था, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी। उसकी दोस्ती मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों से हो गई। उसने पढ़ाई छोड़कर हम सबको बहुत दुख दिया था। अब मैंने और भी जोश से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानती थी कि अब अपनी माँ की उम्मीद मैं ही हूँ। मैंने भी सोचा कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो पहले माँ का इलाज करवाऊंगी। मेरा भाई सारा दिन बाहर आवारा लड़कों में फिरता रहता था। उसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक कर लिया और अब कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा कि FA कर लूंगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने एक कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी प्रिंसिपल को अपने घर के हालात बताए तो उन्होंने मेरी फीस माफ करवा दी और कहा कि अगर तुम्हारी वालदा कॉलेज कैंटीन के लिए खाना बना दे तो मैं कैंटीन में लगवा दूंगी। मेरी वालदा ने हामी भर ली और उससे हमें अच्छी खासी आमदनी आने लगी कि 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाती थी। मैं भी शाम को घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मेरे भाई को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि हम घर वाले कैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो एक लड़की थी। दरवाजा खोलते ही वो अंदर आ गई और मेरे भाई को गिरेबान से पकड़कर बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मुझसे चोरी निकाह करके निकल गए और सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हम सब हैरान थे कि ये क्या हो गया था। लड़की अमीर घर की लग रही थी। मेरा भाई खूबसूरत था। यकीनन इसी वजह से उस लड़की ने मेरे भाई का इंतखाब किया होगा। तब तक उस लड़की के घर वाले भी पुलिस के साथ पहुंच गए और कहा कि इस लड़के ने उनकी बेटी को वरगला कर ही रिश्ता किया है। अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उससे क्या पूछे और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। 2 हफ्ते तक जब मेरा भाई घर नहीं आया तो मैं और मेरी माँ मेरे मामू के घर गई और उनकी मिन्नत की कि वो जाकर पता करें। मेरे मामू बोले, आजकल पुलिस के चक्रों में कौन पड़ता है। लेकिन मामू एक नरम दिल इंसान थे। उन्होंने हमारी मदद की, मेरे भाई की जमानत करवा दी। मेरा भाई अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो माँ से माफिया मांग रहा था कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से गाफिल हो गया था। अब उसने एक अच्छा इंसान बनने का वादा किया था। हमारे कहने पर उसने उन अमीर लोगों की बेटी को तलाक देने का भी फैसला कर लिया था। एक दिन मेरी बहन के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। कुछ सामान खाने पीने का मंगवाना था। मेरे भाई ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं ला कर देता हूँ। अम्मी ने पैसे दिए और भाई चला गया। मगर वो वक्त हमारी बदकिस्मती का था कि कराची के हालात कितने खराब थे, लेकिन उन हालात ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। कुछ डाकुओं ने मेरे भाई को घेर लिया, मोबाइल और पैसे भी छीन कर ले गए और जाते हुए उस पर गोलियां चला दी। लोग बेहिसी से गुजर रहे थे। कुछ तो उसे मरता देखने के लिए खड़े थे। जो जख्मी हालत में पड़ा था, कोई उसको उठाकर अस्पताल नहीं ले जा रहा था। तब किसी को रहम आ गया था। शायद उसने पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया। अस्पताल जाने पर पता चला कि जख्मी होने के बाद वो थोड़ी देर ही जिंदा रहा, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और 1 हफ्ते के बाद ही वो भी उसके पास चली गई। हम बहनें तनहा रह गई। मेरा बाप एक नशई आदमी था। उसे परवाह नहीं थी, ना घर की ना घर की जिम्मेदारियों की। और उसने तो और कुछ न किया, एक औरत से निकाह करके उसे घर ले आया, जो जबान की इतनी मीठी थी कि लगता था कि हमारी सगी माँ है। मेरी छोटी दोनों बहनें उसके गुण गाती थीं। कुछ माह तक हमारे रिश्तेदार हम बहनों से मिलने और ताजियत के लिए आते रहे, लेकिन सब लोग मेरे बाप को देखकर अफसोस करते थे, जिसने अपनी बीवी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क होने नहीं दी थी और शादी कर ली थी। मैंने सब कुछ उस अजनबी लड़की को बताकर दर्द से आंखें बंद की और सोचने लगी कि जिंदगी की करनी भी अजीब है। दुख देने के बाद सबक सिखाती है, जो हमें बहादुर बना देते हैं। उस अजनबी लड़की ने बताया कि वो भी मुसीबत की मारी है। कॉलेज के दिनों में एक लड़का था जो मुझे पसंद करता था। उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, मगर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद। लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैं कॉलेज गई और वहां से उसका नंबर लेकर उसे फोन किया। उसको सारी बात बताई तो उसने ये कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसको उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं। क्योंकि मैं उसके घर भी पहुंच गई थी और सबको बता चुकी थी कि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। मेरे घर वाले भी मुझे निकाल चुके थे। भरी दुनिया में अपने खानदान को खो बैठी थी कि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि मैं बागी हो गई हूँ, जिसे खानदान की इज्जत की परवाह ही नहीं रही थी। और फिर मैं अपनी एक दोस्त के घर गई कि शायद उसके घर में मुझे पनाह मिल जाए, मगर उसके घर वालों ने भी इनकार कर दिया। उसके भाई ने कहा कि हमने यतीम खाना नहीं खोल रखा, कहीं और चले जाओ। लेकिन किसे पता था कि मुझे यहाँ आप जैसी मेहरबान
और हमदर्द लड़की मिल जाएगी। कुछ अरसे बाद मुझे अली की कॉल आई और वो मुझसे पूछने लगा कि क्या यहाँ कोई लड़की भी आई है। मैंने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? उसने मुझे बताया कि वो लड़की मुझे जानती है। मैं समझ गई कि वो लड़का कोई और नहीं, अली ही था जिसने उसे छोड़ा था। मैंने कहा, वो अब भी तुमसे ही प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो। मगर वो बोला, नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो अपनी फैमिली को छोड़ चुकी हो और होटलों में रहती हो। मैंने कहा, कभी ये सोचा है कि उसने ये सब किसके खातिर किया था? तो कहने लगा, उससे पूछो, मैंने कब कहा था कि अपनों को छोड़ दो? मेरे घर वाले ऐसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे। कुछ दिन मेरे साथ रहने के बाद वो लड़की कहीं चली गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन भी एतराज करने लगी थी। और फिर गर्मियों की छुट्टियां हो गई। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी सौतेली माँ मुझे ऐसे समझती थी जैसे मैं सदियों बाद लौटी हूँ, और इस मोहब्बत की वजह वो तनख्वाह थी जो मैं उनके हाथ पर रख देती थी। कुछ दिन मेरी पसंद का खाना बनाया जाता, मेरे लिए तारीफों के पुल बांधे जाते, और जैसे ही पैसे खत्म होते तो महंगाई के रोने रोए जाते। मैं इस सबसे तंग थी, लेकिन अपनी बहनों की वजह से मजबूर थी। अली कभी कभी फ़ोन करता था, मैं उसे उस अजनबी लड़की के लिए कायल करती रही, लेकिन उसने कहा, तुम पागल हो और हसास भी। वो तुम्हें ये नहीं बता के गई कि वो कॉलेज के दिनों में एक गैंग का हिस्सा थी। कुछ नशा फरोश लोगों के साथ मिलकर नशा बेचती थी, लड़कों से लड़कियों की दोस्तियां करवाती थी और फिर उन्हें अपने साथ नशे का आदी बनाकर ब्लैकमेल करती थी। उसे घर वालों ने नहीं निकाला, बल्कि वो खुद सब कुछ छोड़कर इस मुसीबत को ही अपनी जिंदगी समझती थी। मैं हैरान थी कि बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली लड़की ये सब कुछ करती होगी। कुछ दिनों से एक अजीब ही सूरत-हाल हो गई थी। माँ मुझे अपने साथ सुलाती और गर्मी में भी मेरे ऊपर रजाई डालकर कहती, शरीफ लड़कियां रजाई ओढ़कर सोती हैं। जब कभी मैं गुस्सा करती तो कहती, जो लड़कियां रात रजाई नहीं ओढ़ती बदनाम हो जाती हैं। जबकि घर में दूसरी बहनें बिना रजाई के सोती और अम्मा उन्हें कुछ न कहती। जब मैंने महसूस किया कि अम्मा रोज रात रजाई हटाकर मेरी नाफ में कलौंजी का तेल डालती है और अब मेरा पेट उभरने लगा है, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई जब एक रोज अम्मा साथ दाई को ले आई और मेरे कमरे में आते ही अंदर से कुंडी लगा दी और बोली, ये बता, ये किसका गुनाह है? वहां नौकरी की आड़ में ये गुल खिलाती रही है। मैं हैरानी से अपनी सौतेली माँ को देख रही थी कि वो किस गुनाह की बात कर रही थी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दाई ने कहा, तू माँ बनने वाली है। मैं हैरान रह गई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चारपाई पर ठह गई। मेरी माँ ने दाई से कहा, अब इसका कुछ करो, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी होगी। दाई ने मुझे कुछ पुड़ियाँ दी और चली गई और मैं खुद को हैरानी से देखती। मेरा पेट ऐसा था जैसे हामला औरतों का होता है। कुछ दिन मैं रोती रही कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं कमरे में बंद रहती, कमरे से बाहर भी न निकलती। एक दिन अली की कॉल आई। उसे कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ था। मेरा शुक्रिया भी अदा किया था कि मैंने उसका साथ दिया। उस वक्त मैं किस मुश्किल में थी, उसे बताती तो पता नहीं क्या सोचता। उसने बताया कि उसने अपनी कमाई से अपनी बहन की शादी की है और मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि जिस बहन का जेवर बेचकर मैंने उसका नुकसान किया था आज पूरा हो गया, और ये सब कुछ तुम्हारी दी गई हिम्मत से ही मुमकिन हुआ। तुम ही कहती थी कि माजी में जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जो दूसरों को दिलासे देती थी आज खुद तन्हा हो गई थी। उस दिन दाई ने एक डॉक्टरनी का पता बताया था जो मेरा मसला हल कर सकती थी। उसने 20,000 रुपये मांगे थे कि काम गैर कानूनी है, उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मैंने 20,000 दे दिए। मेरी माँ उस डॉक्टरनी और दाई से यही कहती रही कि ये राज राज ही रहे, नहीं तो हमारी बच्ची की बदनामी होगी और कोई शरीफ आदमी इससे शादी नहीं करेगा। हम लोग वहां से निकल रहे थे जब सामने से मुझे अली आता दिखाई दिया। मैंने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन वो हमें देख चुका था और हमारी तरफ ही आ रहा था। मेरी माँ हैरानी से अली को देख रही थी जो मुझसे हाल अहवाल पूछ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने जब पूछा कि हॉस्पिटल में आप लोग खैरियत से आए हैं, कौन बीमार है, तो मैं जिस सवाल से डर रही थी अली ने वही पूछ लिया था। मैंने अपनी माँ को देखा, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मेरी माँ ने कहा कि रुमैसा के चेकअप के लिए आए थे। इसका शौहर बाहर के मुल्क में होता है तो मुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ता है। मैंने दुख से अपनी सौतेली माँ को देखा। मैं नहीं समझ सकी थी कि वो औरत मेरे साथ क्या गेम खेल रही थी। अली ने हैरानी और दुख से मुझे देखा और कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ गया। मैं सारे रास्ते रोती रही। मैंने अपनी माँ से कहा, उसे क्या जरूरत थी ये सब कहने की? तो कहने लगी, बजाय एहसान मानने के तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। मैंने तो उस गैर आदमी के सामने तुम्हारी इज्जत रखी है। घर आकर भी मैं कुछ खा नहीं सकी। कई दिन तक मेरा दिल अजीब उदासी का शिकार रहा। मैं समझी थी कि अली मुझसे पूछेगा कि मैंने उससे ये सब क्यों छुपाया है, लेकिन अली ने कुछ भी नहीं पूछा था। एक दिन मैं नहाकर कमरे की तरफ जा रही थी जब मैंने दाई और अपनी माँ की बातें सुनी। मेरी माँ कह रही थी, सारा प्लान तो मेरा ही था, मैं ही जादू करवाती रही और कलौंजी का तेल असर कर गया। इसका पेट फूल चुका है और वो ऐसे नजर आती है जैसे हामला हो। तुम्हारा क्या कमाल है? 5,000 तुम्हारे और 5 ही उस डॉक्टरनी के हैं, बाकी 10,000 मुझे दो। वैसे भी जो मैंने सोचा था वो हो चुका है। वो लड़का अब शादी नहीं करेगा
और ये सारी उम्र कमा कमा कर हमें ही खिलाती रहेगी। मैंने गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लिया। ये सब कुछ क्या था? ये औरत कितनी बड़ी मक्कार थी। मैंने उसी वक्त चादर ली और अली से कहा कि मुझे लेने आ जाए, मुझे ज़रूरी काम है। उससे मैंने कोई भी सवाल किए बगैर ही आने का कहा। मुझे साथ लेकर वो करीबी पार्क में आ गया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे कुछ भी क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलती रही? अली ने मुझे देखा और बोला, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मुझे लगा था कि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो यकीनन मुझे बताना ज़रूरी नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि तुमसे कोई गिला करूं। वैसे भी तुम तो मेरी मोहसिन हो। मैंने उस प्यारे से शख्स को देखा जिसने पता नहीं कैसे और कहाँ मुझे देखा था और फिर इतनी मोहब्बत की थी कि अच्छे बुरे वक्त में साथ ही रहा। मैंने उसे सारा कुछ सच बता दिया। उसने उसी वक्त अपनी माँ को कॉल की, जो एक आलमा थी। उन्होंने कहा कि रुमैसा को घर ले आओ। अली के घर वाले बहुत इज्जत और प्यार से मिले। अली की वालदा ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उन्हें अपना खोया हुआ बेटा वापस मिला था। उन्होंने मुझे दम किया और पढ़कर पानी दिया और कहा कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अली के घर से मेरा रिश्ता आया। मैंने अब्बा को भी सब कुछ बता दिया था। जैसे भी थे, बाप थे, मान गए थे। यही बेहतर था हम सब के लिए। वो भी उस औरत की फितरत को जान गए थे। और फिर मेरी मंगनी अली से हो गई। चंद महीनों बाद ही मैं रुखसत होकर अली के घर आ गई। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी भी मैंने और अली ने अच्छी जगह कर दी है। मेरे वालिद अब भी नशा करते हैं और नशे के बाद मेरी सौतेली माँ को मारते पीटते हैं। मेरी सौतेली माँ कई बार मेरे पास माफ़ी मांगने आई है। मैंने कहा, मेरी माफ़ी से क्या होगा? आप अपने किए की सज़ा ही पा रही हैं। रोज़ शौहर से मार खाती हैं, कोई आगे पीछे है नहीं, छोड़कर भी नहीं जा सकती। आपकी ज़िंदगी खुद आपके लिए सज़ा है। पता नहीं हम लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके ये क्यों नहीं सोचते कि हम खुद कैसे खुश रहेंगे। किसी के लिए बुरा करेंगे तो अपना बुरा पहले हो जाता है। कुछ लोग सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आए तो आपके साथ नहीं होते। मैं और अली मिले, एक दूसरे का सहारा बने। सिर्फ फ़ोन पर राब्ता था, दुख दर्द कहते सुनाते एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। 5 साल तक ये सिलसिला चला था, लेकिन अली ने कभी आम लड़कों की तरह चांद तारे तोड़ने की बातें नहीं की थी। हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। मैं खुश हूँ कि अली जैसा शख्स मेरा शौहर है, जो बातें और दावे नहीं करता, बल्कि उसने कदम से कदम मिलाकर साबित किया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ कस्में और झूठे वादे नहीं होता, बल्कि अच्छे बुरे वक्त में साथ रहना होता है। भरोसा